हाँ प्यारे बच्चों, अब इससे पहले जो मेरी वीडियो डाली गई है उसमें प्राप्त भुगतान खाते के बारे में बताया गया था कि प्राप्त भुगतान खाता में किस प्रकार से कौन कौन सी मदद कैसे लिखेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा समझिए कि इस खाते में मान लीजिए 2019 का खाता ये तैयार किया जा रहा है, तो 2019, 2018, 2017 और 2020 इस सभी वर्षों का लेन देन होगा। 2019 वर्ष में जो पैसा आया इस वर्ष का वो यहाँ लिखा जाएगा। 2019 में 2020 का भी पैसा आया होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। 2019 में 2018 का भी पैसा 2019 में प्राप्त हुआ होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। 2019 में 2017 का भी पैसा अगर प्राप्त होगा तो यहाँ यही पर लिखा जाएगा। उसी तरह से 2020 के लिए पैसे का भुगतान 2019 में किया गया होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। 2018 का पैसा भी 2019 में भुगतान किया गया होगा तो लिखा जाएगा। मतलब किसी भी वर्ष का पैसा 2019 में भुगतान किया गया है तो भुगतान पक्ष में लिखा जाएगा, और किसी भी वर्ष का पैसा 2019 में प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति पक्ष में लिखा जाएगा। अब आपको एक प्रश्न दिया गया। ये प्रश्न है, एक हेल्थ क्लब की रोकड़ पुस्तक के लिए से निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुआ है। इस विवरण से आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। इसमें लिखा है प्रारंभिक शेष, हमने अभी बताया था अगले वीडियो में बताया है, उसे देख लीजिएगा। उसमें लिखा था कि ये खाता प्रारंभिक शेष से शुरू होता है और अंतिम शेष निकाल करके बंद कर दिया जाता है। और इसमें ऋणी पक्ष में प्राप्तियां लिखा जाता है और धनी पक्ष में भुगतान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये प्रारंभिक शेष है, ये तो इसको यहाँ लिखा जाएगा। और इसमें देखना हमें कि किस किस मद से पैसा प्राप्त हुआ है। चंदा 2019 का आया है, दान आया है, जब विनियोग किया गया हो पैसा कहीं लगाया होगा तो पैसा गया होगा, किराए का भुगतान किया गया पैसा गया होगा, सामान्य व्यय हुआ पैसा गया होगा, डाक एवं स्टेशनरी व्यय होगा पैसा गया होगा, कोरियर व्यय पैसा गया होगा, विविध व्यय पैसा गया होगा, चंदा 2020 का आया और चंदा 2018 का आया। जो पैसा गया वो तो चला जाएगा भुगतान पक्ष में, और जो आया वो आ जाएगा प्राप्ति पक्ष में। तो इसमें देखिए आप, ये चंदा का 2020 का, 2018 का और 2019 का चंदा आया तो सबसे पहले शेष कहां से, और दान भी आया। क्या ये दान, तो एक ये आ गया, चंदा आ गया, दान आ गया, और ये चंदा और ये चंदा दोनों तीनों जो है आप कहां लिख देंगे, प्राप्ति पक्ष में। तो यहां लिखेंगे शेष आगे लाए। तो शेष में क्या क्या लाया, रोकड़ में क्या आया और बैंक में क्या आया, बैंक। तो रोकड़ का शेष हमारे पास कितना है, रोकड़ का शेष 25,000 है। कितना है, 25,000 है। और बैंक का शेष हमारे पास कितना आया, 5,000। फिर इसके बाद चंदा, चंदा का शब्द आएगा। चंदा का कितना आया, 2019, 2020 और 18, 2000 चंदा का 2020 और चंदा का 2018। सीधा सीधा मतलब जो पैसा जिस से आया होगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो 2019 में चंदा आया 1,05,000, 1,05,000। 2018 में चंदा आया है, 20 में आया 5,000 और 18 में आया 4,000। 2020 में आया 5,000 और 2018 में आया 4,000। और दान का भी पैसा आया 20,000, तो यहां लिखेंगे दान का कितना आ गया, 20,000। फिर इसके बाद दाहिने पक्ष में, भुगतान के पक्ष में जो पैसा दिया गया है, विनियोग क्रय किया गया, तो यहां लिखेंगे
विनियोग क्रय, यहां से शब्द लिखा जाएगा, विनियोग क्रय से। विनियोग का क्रय किया गया कितने में? 50,000 में। फिर इसके बाद किराया का भुगतान किया गया, किराया से, किराया के मध्य पैसा गया, कितना गया? 20,000। कितना गया? 20,000। सामान्य व्यय में कितना गया? सामान्य व्यय में गया है आपका 21,800। 21,800। डाक एवं स्टेशनरी से, डाक एवं स्टेशनरी से, डाक एवं स्टेशनरी से गया 3,000, मतलब डाक और स्टेशनरी में खर्च किया गया 3,000। कोरियर व्यय हो गया आपका कितना? कोरियर व्यय से 800 रुपये। फिर इसके बाद विविध व्यय, विविध व्यय से, विविध व्यय से 300 रुपये। और मान लीजिए यहां पर एक शेष भी बचा हुआ है, मान लो शेष बचा हुआ है बैंक का, या बैंक का रोकड़ शेष बचा हुआ हमारा, रोकड़ शेष कुछ भी लिख दीजिए, रोकड़ शेष वर्ष के अंत में, अंत में कितना बचा? 8,000, 6,000, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया होगा प्रश्न में वो रहेगा। तो अब रोकड़ शेष हमारा बचा कितना? रोकड़ शेष हमारा बचा हुआ है 8,000। विविध व्यय के बाद रोकड़ शेष, इसे लिखेंगे, रोकड़ शेष दिया हुआ है कितना? 8,000। क्या लिख देंगे? रोकड़ का शेष 8,000 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ का टोटल, इसके टोटल करेंगे। टोटल का मतलब इधर का टोटल ज्यादा होगा, जैसे आप देखेंगे इसमें मैंने बताया था, यहां लिखेंगे योग, यहां भी आ जाएगा योग, इस सब का टोटल करेंगे 0 0 0 4 5 9 9 10 19 19 5 24 24 के 4, 5 में है 2 2 2 4 4 2 6 और 1, ये आ गया 1,64,000। अब इधर का जो टोटल है, जो कमी आती रहेगी उसे लिखेंगे शेष आगे, यहां पूरा लिख देंगे इसे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। रोकड़ का शेष 8,000 है, रोकड़ 8,000, और बैंक का शेष आपको निकालना पड़ेगा। अब इसे क्या करेंगे? सबसे पहले यही अमाउंट इधर लिख लेंगे, कितना? 1,64,000। इसको दोबारा भी चेक कर लेंगे कि हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 5 10 5 15 5 20 7 24 4 2 2 2 4 और 2 6, 1,64,000, यही टोटल यहाँ लिख लेंगे। अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ जोड़ करते समय जितना अंक कम पड़ेगा पूरा करने के लिए यहाँ लिख देंगे, तो इसके टोटल में से यह पूरा टोटल एक साथ घट जाएगा। मतलब जो इधर का टोटल हमने किया उस टोटल को यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ना शुरू करेंगे। जोड़ने में जो अंक कम, जितना अंक कम पड़ रहा होगा इसको पूरा करने के लिए यहाँ लिखते चले जाएंगे, तो इधर के टोटल में से ये पूरा टोटल एक साथ घट जाएगा। और घटने के बाद जो आएगा यहाँ बैंक के सामने अमाउंट आ जाएगा। जैसे 0 0 0 0 0 0, यहाँ 0 लाना तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद 0 0 0 0 0 और यहाँ 0 लाना है तो 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद 8 8 दूनी के 16, 16 और 3 19
और यहाँ लाना है 20, जीरो लाना है। तो 19, 8 दूनी के 16, 3 19 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। हाथ में आया 2, 2 2 2 1 3 और 3 3 6, 3 3 6 और 6 8 14। यहाँ लाना है आपको 4, यहाँ लाना है 4, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 8 से 14 हो जाएगा, 0 को 14 हो जाएगा। पूरा जब जोड़ेंगे तो ये 0 के साथ में 14 हो जाएगा। हाथ में आए 1, 6 और 2 8, 8 2 10। अब यहाँ लाना है 6, क्या लाना है 6 लाना है। तो 10 और 6 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 16 का 6 और यहाँ पे लिख देंगे 1, 16 के 6 हाथ में आया 1 और यहाँ कितना हो गया 5 था इसमें 5 2 7 2 9 9 1 10 से 16 के साथ में आया 1 और 1 कुछ नहीं आएगा क्योंकि 16 का 16 आ गया यहाँ पर। तो इसका अंतर जो आया आपका बैंक का जो अंतर आया वो आया 60,100 रुपए का शेष जो रह गया बैंक में और यहाँ शेष हो गया 8,000। इस प्रकार से आपका अब प्राप्ति भुगतान खाता बनकर के तैयार हो गया। तो कोई भी प्रश्न आपको दिया हुआ हो, ये प्रश्न जिसे दिया हुआ है इसमें आपको देखना है कि हमारा प्रारंभिक शेष क्या है और दोनों शेष, अगर बैंक रोकड़ शेष दिया होगा तो एक शेष और लास्ट में देगा ये, तो एक शेष और लिख लेंगे और जो जिन जिन मदों से पैसा आया होगा डेबिट पक्ष में प्राप्ति पक्ष में लिख देंगे और जिन जिन मदों में पैसा गया होगा उसको आप क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। इस प्रकार से आपका प्राप्ति भुगतान खाता किस प्रकार से तैयार करते हैं, प्रश्न से कैसे इसे बनाते हैं, ये आपके समझ में अब आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें, नहीं आया हो तो ये प्रश्न दिया होगा। इस प्रश्न में प्रारंभिक शेष दिया होगा, प्रारंभिक शेष से ही प्राप्ति भुगतान खाता शुरू करते हैं। फिर इसके बाद जिन जिन मदों से पैसा आया होगा, जैसे यहाँ चंदा से 2019 में आया पैसा, चंदा से 2020 में आया, 2018 में आया, दान से पैसा आया, तो इस प्रकार से जिस जिस मद से पैसा आया प्राप्ति पक्ष में लिख दिया और जिस मद में पैसा गया, विनियोग खरीदा गया पैसा गया, किराए का भुगतान किया गया पैसा गया, सामान्य व्यय में पैसा गया, डाक में पैसा गया, कोरियर व्यय में पैसा गया, विविध व्यय में पैसा गया, तो जिन जिन मदों में पैसा गया उसे भुगतान पक्ष में लिख दिया गया। भुगतान पक्ष में लिखने के बाद इधर प्राप्ति पक्ष का टोटल किया गया, इसी टोटल को दाहिने पक्ष में नीचे लाया गया, फिर इसे जोड़ना शुरू किया गया। जोड़ने पर जो अंतर आता रहा उसको हम यहाँ अमाउंट को लिखते चले गए और पूरा कर दिया टोटल का। जो अंतर आया वो बैंक का शेष हो गया। इस प्रकार अगले वर्ष का जो भुगतान खाता बनेगा तो यही शेष यहाँ पर लिखा जाएगा। यह शेष 2018 के अंत का है और 2019 के अंत का जो शेष होगा 2020 में लिखा जाएगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मतलब क्या होता है। प्रारंभिक शेष का मतलब यहाँ 2019 में जब बना रहे हैं तो ये शेष 2019 से 2018 के अंत में यहाँ लिखा गया होगा, जो 2019 में प्रारंभ में आ गया। अब यहाँ पर 2019 के अंत में क्या लिखा हुआ है 60,100, तो ये शेष जब 2020 का प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे तो वही शेष यहाँ लिख दिया जाएगा। अब ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।